अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अमरूद के बाग से अधिक फलन के लिए जरूरी कार्य। तोरिया की फसल का उचित प्रबंधन करके पाएं अच्छी पैदावार। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान अमरूद के बाग लगाकर अच्छा लाभ कमाते हैं, लेकिन यदि बारिश के मौसम में इन बागों की उचित देखरेख नहीं की गई तो कीट और रोगों के प्रकोप से अमरूद के पौधे व फल खराब होने लगते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। तो आप इन बागों में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इसकी जानकारी लेते हैं फल अनुसंधान केंद्र इटखेड़ी जिला भोपाल के फील्ड एक्सटेंशन ऑफिसर HL सगर से। किसान भाइयों, अमरूद और उसके फलों से आप और हम सब भली भांति परिचित हैं। इसके फल विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर, पाचन शक्ति को बढ़ाने वाले होते हैं और इसकी खेती संपूर्ण भारत में की जा सकती है। तो किसान भाइयों, अमरूद के बगीचे में वर्षा ऋतु में या उसके पश्चात जो प्रबंधन कार्य किए जाते हैं उनमें प्रमुख है, इस समय कहीं कहीं पर अति बारिश हुई है, कहीं कहीं पर अभी हो भी रही है। तो जहाँ पे बारिश ठहरी हुई है, रुकी हुई है, उन इलाकों में किसान भाई अपने अमरूद के बगीचे से खरपतवारों का नियंत्रण करें, चाहे वो यांत्रिक करें या जैविक करें, जैसे भी आपको करना हो, नियंत्रण खरपतवारों का बहुत ही आवश्यकता है। किसान भाइयों, अमरूद के बगीचे में ज़्यादा गहरी जुताई करने की हमें आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अमरूद की जड़ें ज़्यादा गहराई पे न जाकर क्षितिज की तरफ फैलती हुई ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, ज़्यादा गहराई पे न जाके ऊपर ऊपर रहती है। इसलिए इसमें ज़्यादा गहरी जुताई की आवश्यकता अमरूद में नहीं करनी चाहिए और यहाँ तक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही यहाँ पे जल निकास का उत्तम प्रबंध नहीं है, वहाँ पे जल निकास की नालियाँ बनाकर जो अतिरिक्त पानी हमारे खेतों में बगीचों में भरा हुआ है उसे निकाल दें। किसान भाइयों, अमरूद के बाग में कीट और बीमारियों का प्रकोप मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में होता है, जिससे कि पौधों की वृद्धि और फलों की गुणवत्ता दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण जरूर करें। मुख्य रूप से एक तो छाल खाने वाला कीट, जिसे हम इंदरबेला के नाम से भी जानते हैं, यह कीट तने की छाल को खाकर और उस पर जाला बनाकर उस खाए हुए स्थान को ये ढक देता है। जो जाला बनाता है इसमें छाल के टुकड़े एवं इसके मल द्वारा ये जाल बनाया जाता है और अंदर ही अंदर ये पौधे की मुख्य तने की छाल को खाता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है और अधिक प्रकोप के कारण पौधा में पीलापन आने लगता है और धीरे धीरे करके अधिक प्रकोप के कारण पौधा सूख भी सकता है। तो इसकी रोकथाम के लिए जब हम पौधे की कटिंग छटिंग करते हैं तो सूखी हुई डेड टिश्यू में ये अपना निवास स्थान बनाता है और दिन के समय ये उस छिद्र में जाके छुप जाता है और रात्रि के समय निकलकर ये पौधे को क्षति पहुंचाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए आप जैसे ही देखेंगे कि पौधे के कटे हुए स्थान पर आपको अगर कोई छिद्र दिखाई दे तो तार की सहायता से
उस छिद्र में तार चलाकर उस इल्ली को, उस एडल्ट को आप छेद के अंदर ही समाप्त कर दें। इसके अलावा मोबिल ऑयल या केरोसिन ऑयल को उस बिना सुई वाले इंजेक्शन की सहायता से उस छिद्र में भर दें और उस छिद्र को गीली मिट्टी या रुई की सहायता से पैक कर दें। तो इससे जो अंदर इल्ली है वो मर जाएगी, समाप्त हो जाएगी और हमारा पौधा इससे सुरक्षा प्रदान महसूस करेगा। फल की मक्खी कीट, यह अमरूद का गंभीर कीट है। मादा मक्खी नए फलों के अंदर अंडे देती है। इसके बाद नए कीट फल के गुद्दे को खाते हैं, जिससे फल गलना शुरू हो जाता है और गिर जाता है। यदि बाग में फल की मक्खी का हमला पहले भी हुआ है तो बारिश के मौसम में फल न लें। फलों की समय पर तुड़ाई करें। प्रभावित फलों को खेत में से बाहर निकालें और नष्ट कर दें। कीट की दिखाई देने के तुरंत बाद खेत में पौधों से लगभग 5 फीट की ऊंचाई पर मिथाइल यूजिनॉल ट्रेप लगाएं, जो फल मक्खी के कीट को अपनी ओर आकर्षित कर उन्हें नष्ट कर देती है। बाग फेनवेलरेट 80 मिलीमीटर को 150 लीटर पानी में मिलाकर फल पकने पर 1 सप्ताह के अंतराल पर छिड़काव करें। इसके साथ साथ ही इसमें कुछ बीमारियां भी आती हैं, जैसे कि डायबेक। यह बीमारी पुराने बगीचों में काफ़ी मात्रा में देखी जाती है और इसके प्रकोप से पौधा ऊपर टहनियों की तरफ से धीरे धीरे करके सूखना प्रारंभ करता है और कुछ महीनों में या कुछ वर्षों में धीरे धीरे करके पूरे पौधा इसकी चपेट में जाता है और पौधा सूख जाता है। इसकी रोकथाम के लिए जैसे ही आप देखें ऊपर की टहनियाँ सूख रही हैं तो सूखे हुए स्थान से 30 सेंटीमीटर नीचे से ऐसी टहनियों को काट के पौधे से अलग कर दें और उसे बगीचे से दूर ले जाकर जला दें, तथा इसके प्रकोप से जो पत्तियां नीचे सूख कर गिरी हैं उन्हें भी समेट लें और वहां से दूर ले जाकर उन्हें भी जला दें या ज़मीन के अंदर गड़ा दें। इस रोग की रोकथाम के लिए पौधों पर फलों के बनने से पहले फूल आने के दौरान ही बोर्डो मिश्रण या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की उचित मात्रा पर छिड़काव 15 से 20 दिन में दोहराएं। इसके अलावा रोग दिखाई देने के बाद पौधों पर मैकोजेब दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। फल सड़न रोग, अमरूद के पौधे में फल सड़न रोग का प्रभाव फफूंद की वजह से दिखाई देता है। इस रोग के लगने से अमरूद के फलों पर सफेद रुई की जैसी फफूंद दिखाई देने लगती है, जिसका प्रभाव रोग बढ़ने पर फलों पर अधिक दिखाई देने लगता है, जिससे पैदावार को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इस रोग की रोकथाम के लिए पौधों पर रोग दिखाई देने के तुरंत बाद मैकोजेब दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 3 से 4 बार छिड़काव करना चाहिए। आपने देखा होगा कि अमरूद की बगीचे में अमरूद की 3 बहारें आती हैं, मृग बहार, अम्बे बहार और हस्त बहार। परंतु जो मुख्य सीजन अमरूद का होता है उसमें ही हमें इससे फल लेना चाहिए, क्योंकि उसी मौसम में हमें इसका अच्छे भाव प्राप्त होते हैं। और ये मौसम होता है नवंबर दिसंबर से शुरू होकर फरवरी मार्च तक जो फल चलते हैं वो हमारे मुख्य सीजन के फल कहलाते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे जिन किसान भाइयों ने तोरिया की बुआई की है तो उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर होगी। तो इस फसल से अच्छी उपज लेने के लिए जरूरी है कि बुआई के बाद किए जाने वाले कार्यों को सही तरीके से किया जाए। अगर फसल प्रबंधन ठीक से नहीं होगा तो उपज में कमी आएगी। इसलिए तोरिया की फसल में किए जाने वाले कार्यों पर देखिए आज का यह विशेष अंश।
तोरिया की खेती आम के आम गुठलियों के भी दाम कहावत को सही साबित करती है, क्योंकि ये फसल खरीफ फसल की कटाई और रबी फसल की बुआई के बीच के समय में ली जाती है। ये फसल जल्दी तैयार हो जाती है। इसकी खेती करने के बाद किसान गेहूं की भी खेती कर सकते हैं, जिससे किसान भाइयों को अच्छा लाभ मिल जाता है। और इसी लाभ को देखते हुए हमारे जिन किसान भाइयों ने तोरिया की फसल लगा रखी है, वे किसान इस फसल में कुछ कार्यों को करके अच्छी उपज ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, बुआई के 15-20 दिन बाद खेत में घने पौधे उखाड़कर पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर कर दें, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होगी। तोरिया की फसल में खरपतवारों के नियंत्रण के लिए 30 से 35 दिनों पर निराई गुड़ाई कर दें। और जो किसान भाई अभी बुआई कर रहे हैं, तो वो बुआई के 2 दिन के अंदर ऑक्सीफ्लोरोफिन दवा की 700 से 800 मिलीलीटर मात्रा को लगभग 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में पीछे की ओर चलते हुए फ्लैट फैन नोजिल की सहायता से छिड़काव करें, जिससे फसल 40 से 45 दिनों तक खरपतवार मुक्त रहेगी। किसान भाइयों, तोरिया की फसल को फूल निकलने और दाना भरने की अवस्थाओं पर उचित नमी की जरूरत होती है। इसलिए अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए इन दोनों अवस्थाओं पर सिंचाई करना जरूरी है। यदि आपके पास एक ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, तो आप फसल में फूल निकलने के समय सिंचाई करें। किसान भाइयों, तोरिया फसल में उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर ही करना चाहिए। तोरिया तिलहनी फसल है, इसलिए इसमें सल्फर युक्त उर्वरकों जैसे सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करना चाहिए। यदि सिंगल सुपर फास्फेट उपलब्ध ना हो, तो आप जिप्सम का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे जो किसान भाई किन्हीं कारणवश मृदा परीक्षण नहीं करवा पाए हैं, तो वो सिंचित दशा में यूरिया 130 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 150 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें, जिसमें यूरिया की आधी और फास्फेट की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और शेष बची हुई यूरिया का प्रयोग आप खड़ी फसल में 30 से 35 दिन की अवस्था पर करें, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, तोरिया फसल में आरा मक्खी का प्रकोप काफी देखने को मिलता है। ये कीट फसल अंकुरण के 7 से 10 दिनों में अधिक नुकसान पहुंचाता है। इस कीट की सूंडियां काले स्लेटी रंग की होती है, जो पत्तियों को किनारे से और पत्तियों में छेद कर देती है, जिससे पत्तियां बिल्कुल छलनी हो जाती है। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए सुबह या शाम के समय मिथाइल पैराथियोन 2% या कार्बेरिल 5% चूर्ण 25 किलोग्राम का प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें, जिससे आप इस पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। इसके अलावा जिस कीट का प्रकोप तोरिया की फसल में ज्यादा देखने में मिलता है, वो है माहू। यह छोटे कोमल शरीर वाले हरे रंग के कीट होते हैं, जिनके झुंड पत्तियों, फूलों तथा पौधों के अन्य कोमल भागों पर चिपके रहते हैं और रस चूसकर पौधों को कमजोर कर देते हैं। इसलिए इस कीट की रोकथाम के लिए ग्रसित टहनियों को तोड़कर नष्ट कर दें और इसके नियंत्रण के लिए 10 से 15 येलो ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगा दें, जिससे कीट ट्रैप की ओर आकर्षित होकर उस पर चिपकने लगते हैं। इससे किसानों को पता लग जाता है कि हमारी फसल में माहू कीट का प्रकोप शुरू हो गया है। किसान भाइयों, यदि माहू कीट का प्रकोप आपकी फसल में कम देखने में आ रहा है, तो आप इसकी रोकथाम हेतु नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें और ध्यान रहे कि घोल बनाते समय उसमें सर्फ या शैम्पू अवश्य मिलाएं। और यदि कीट का प्रकोप फसल में ज्यादा देखने में आ रहा है, तो आप इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। किसान भाइयों, तोरिया फसल को झुलसा रोग से काफी नुकसान होता है। इस रोग में पत्तियों तथा फलियों पर गहरे कत्थई रंग के धब्बे बनते हैं, जिसमें गोल गोल छल्ले केवल पत्तियों पर स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो इस रोग के लक्षण दिखाई देने पर आप मैंकोजेब दवा की 2 किलोग्राम मात्रा को 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर 2 बार छिड़काव करें, जिससे आप इस रोग पर नियंत्रण पा लेंगे। तो इस तरह किसान भाइयों, आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि तोरिया फसल का प्रबंधन करते हैं, तो आपको आगे चलकर औसतन 12 से 19 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज मिल सकती है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार हैं। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, आंचलिक कृषि अनुसंधान जबलपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला छिंदवाड़ा और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में साफ से हल्के बादल छाए रहने और मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा पूर्व और उत्तर पूर्व दिशाओं से बहने एवं 9 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सरसों की बुआई के लिए पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 28, पूसा अग्रणी, पूसा तारक, पूसा माहक आदि के बीज की बुआई करें। बीज की मात्रा 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। जहां भी शीघ्र पकने वाली मक्का की किस्में लगाई गई हैं, भुट्टों और पौधों का रंग बदलने पर फसल की कटाई करने की सलाह दी जाती है। भुट्टों को तोड़कर अच्छी तरह से सुखा लें और मेज सेलर की सहायता से बीज को अलग कर भंडारित करें। भुट्टे तोड़ लेने के बाद बचे हुए मक्के के पौधों को पशुओं के लिए हरे चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं। हरी फली वाली मटर के लिए खेत की तैयारी करें और बुआई पूरे अक्टूबर माह में कर सकते हैं। अनुशंसित किस्मों में अर्किल, PSM 3 या आजाद मटर आदि उन्नत किस्मों के बीज की व्यवस्था कर लें। किसान भाई खाली पड़े खेतों में आलू लगाने के लिए खेत की तैयारी करें। बुआई अक्टूबर माह तक कर सकते हैं। फफूंद जनित रोगों की रोकथाम के लिए बीजों का 90% फली पीली होने के बाद फसल काटने की सलाह दी जाती है। इससे बीज के अंकुरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। फसल को बारिश या छाया से बचाने के लिए तुरंत धूप में सुखाना चाहिए। परिपक्वता चरण के दौरान निरंतर बारिश के कारण सोयाबीन की फसल को उसके गुणवत्ता मानकों के संदर्भ में प्रभावित होने की संभावना है। कपास की फसल में रस चूसक कीटों का आक्रमण दिखाई दे रहा है, अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड साथ में एसिफेट 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करने की सलाह दी जाती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि कपास की खड़ी फसल में निराई गुड़ाई एवं मिट्टी चढ़ाने का कार्य, उनके बछड़ों को कृमिनाशक दवा देने की सलाह दी जाती है। पशुशाला में पशुओं को मच्छरों एवं अन्य कीटों से बचाव के लिए गीला कूड़ा कचरा जलाकर धुआं करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सुखेड़ी, जिला रीवा के कृषक मोहन कश्यप ने। ये सोलर फेंसिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो मोहन कश्यप जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आजकल आप किसी भी क्षेत्र में चले जाए, पहाड़ी क्षेत्र में चले जाए, मैदानी क्षेत्र में चले जाए, ये जो आवारा पशु है, जंगली पशु है, इनकी जो तादाद है, इनका जो नंबर है बहुत ज़्यादा हो गया है और ये फसलों को इतना नुकसान करते हैं कि कई बार फसल बीजने के बाद कई बार किसान को बीज की मात्रा के बराबर भी फसल उपलब्ध नहीं हो पाती है।
किसानों की फसल बेमौसमी बारिश, कीट और रोगों के अलावा कभी कभी बंदर, आवारा पशु, नीलगाय या छोटा जानवरों की वजह से कई बार किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इसके लिए किसान कई तरह के उपाय भी अपनाते हैं, लेकिन कभी कभी यह उपाय पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हो पाते हैं। ऐसे में किसानों के लिए फसल सुरक्षा कवच एक वरदान साबित हुआ है, सोलर फेंसिंग सिस्टम। सोलर फेंसिंग भी एक टेक्निक है जिसके माध्यम से किसान अपनी फसल को बचा सकते हैं। ये इस तरह सोलर फेंसिंग के साथ 3 या 4 फुट तक चेन लिंक फेंसिंग लगाई जाए तो उससे जानवर अंदर नहीं आ सकता है। उससे ऊपर जैसे बंदर है या दूसरे कई जानवर, लंगूर है या और इस तरह के जानवर हैं जो छलांग लगा के क्रॉस कर सकते, तो उनके लिए हम सोलर फेंसिंग के प्रयोग से भी जानवरों को रोक सकते हैं और फसल को बचा सकते हैं। हमारे पास छोटे छोटे जानवर होते हैं, बंदर है, खरगोश है, कक्कड़ है, ये नीचे से बड़े आराम से अंदर आ जाते हैं। तो इनके लिए जो चेन लिंक फेंसिंग है बड़ी कारगर है, बड़ी इफ़ेक्टिव साबित होती है। और ऊपर जो हमारे पास 4-5 तारें जो है वो उनमें करंट होता है, वो हम सोलर जो पैनल लगाते हैं उससे बैटरी चार्ज होती रहती है और उसमें जैसे ही जानवर अंदर आने की कोशिश करता है तो उसमें एक करंट का झटका लगता है, वो फिर हिम्मत नहीं करता है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारा नील गाय है या बारहसिंगा है या घोड़ला है, ये जो है ये 5-6 फुट की छलांग भी लगा लेते हैं। तो अगर 5-6 फुट तक हमारी चेन लिंक फेंसिंग है या 3 से 6 फुट के बीच तक के हमारे पास चेन लिंक फेंसिंग है तो ये अंदर नहीं आ सकते हैं। उसके बावजूद इस चेन लिंक फेंसिंग के साथ साथ हमारे पास कई बार पेड़ पौधे लगे होते हैं, उनके ऊपर से बंदर जंप लगा लेता है। तो कोशिश ये रहे कि इनके नज़दीक कोई ज़्यादा बड़ा पेड़ ना हो ताकि बंदर उस पेड़ के माध्यम से अंदर आ सके, जंप लगा सके। और इसके साथ साथ और ऐसी झाड़ी ना हो जो तारों के कांटेक्ट में, संपर्क में आ सके, तो उससे बैटरी को थोड़ा नुकसान होता है। तो इस जहाँ जहाँ सोलर फेंसिंग लगी होती है इसके कांटेक्ट में इस तरह का कोई कांटेक्ट में ना आए या ऐसी कोई झाड़ी ना हो जो ग्रोथ लेके उसमें ना शॉर्ट होने का डर रहता है, उसमें बैटरी को डैमेज होता है। तो जब भी इस तरह की फेंसिंग लगानी है तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। और इन जो सोलर फेंसिंग के जो आप पोल देख रहे हैं इनके कम से कम 6 से 7 फुट की हाइट होना बड़ा ज़रूरी होती है। अगर इससे कम हाइट रखें तो जानवर कई बार अंदर आने की कोशिश कर लेता है। तो 7-1 फुट की हाइट तक हम इन पोल्स को रखते हैं। और ये फेंसिंग इस तरह की है कि एक बार लगाने से ये कई साल तक किसान का काम देती है। और इसमें सरकार सब्सिडी भी देती है, सोलर फेंसिंग लगाने के लिए सरकार के से सब्सिडी भी मिलती है। प्रदेश के जो किसान भाई शासन द्वारा अनुदान लेकर अपने खेत में सोलर फेंसिंग सिस्टम लगाना चाहते हैं तो इसकी जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क करें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088
9216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।